भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बैंकरों के बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन से हैं? अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा संचित रखते हैं। आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है। तो तीनों सही हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी से हुई थी। जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। रिजर्व बैंक बैंकरों की बैंक अर्थात केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। जिसका अर्थ है अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा संचित रखते हैं, जिससे आरबीआई साख नियंत्रण करता है। यह वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है तथा मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है। इसके अतिरिक्त विदेशी विनिमय पर नियंत्रण, नोटों का निर्गमन, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना भी इसके कार्यों में सम्मिलित है। निम्नलिखित उपायों में से किनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी? केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी, सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय। तो इस पे केवल पहला और तीसरा सही है। रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों द्वारा निर्मित साख की मात्रा तथा दिशा पर नियंत्रण करने का कार्य संपन्न करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह परिमाणात्मक व गुणात्मक उपायों का उपयोग करता है। केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करने तथा सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिए गए ऋण से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य विश्व बैंक निर्धारित करता है। संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं सेवाओं की कितनी मांग है से निर्धारित होता है। संबंधित देश की सरकार की स्थिरता से निर्धारित होता है। संबंधित देश की आर्थिक संभाव्यता से निर्धारित होता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? दूसरा और तीसरा। किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य संबंधित देश की सरकार की स्थिरता तथा संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं सेवाओं की कितनी मांग है से निर्धारित होता है। जिस देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग अधिक होती है उस देश का मुद्रा मूल्य अधिक होता है। इसके अतिरिक्त जिस देश की वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य कम अनुमानित होते हैं ऐसे देश के मुद्रा के मूल्य कम होते हैं। संबंधित देश की स्थिरता से भी मुद्रा मूल्य लगभग नियंत्रित होते हैं तथा स्फीति एवं अपस्फीति की स्थिति नियंत्रित की जाती है। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है बड़े बैंक प्रत्येक जिले में अपने कार्यालय खोलने का प्रयास करें। विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कड़ी प्रतिस्पर्धा हो। प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाएं। सभी बैंक अपने पास जमा राशि जुटाने के लिए गहन प्रयास करें। तो तीसरा सही है। प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाएं। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाएं। लीड बैंक योजना जिलों की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए वर्ष 1969 में प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले के लिए एक बैंक को लीड बैंक घोषित कर दिया जाता है। जिस बैंक को लीड बैंक घोषित किया जाता है वह जिला स्तर पर ऋणों की योजना बनाने, विशिष्ट कार्यक्रमों में अन्य बैंकों का सहयोग लेने तथा निश्चित कार्यक्रमों के लिए ऋण जुटाने में सभी वित्तीय संस्थाओं में समन्वय कायम करने का प्रयास करता है।
निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसाएं 13वें वित्त आयोग की सुस्पष्ट विशिष्ट विशेषताएं हैं? वस्तुओं व सेवाओं पर कर, टैक्स लगाए जाने का अभिकल्प तथा इस प्रस्तावित अभिकल्प के संपालन से संबद्ध क्षतिपूर्ति पैकेज। भारत के जनांकीय लाभांश के अनुरूप अगले 10 वर्षों में लाखों नौकरियां सृजन करने की योजना। केंद्रीय करों के एक निश्चित अंश का स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में हस्तांतरण। तो केवल पहला और तीसरा सही है। 13वें वित्त आयोग की सुस्पष्ट विशेषताएं हैं: वस्तुओं व सेवाओं पर कर, टैक्स लगाए जाने का अभिकल्प तथा इस प्रस्तावित अभिकल्प के संपालन से संबद्ध क्षतिपूर्ति पैकेज एवं केंद्रीय करों के एक निश्चित अंश का स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में हस्तांतरण। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए मानक तय करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 में किया था। इस आयोग का अध्यक्ष NK सिंह को बनाया गया है। इसका कार्यकाल 2020 से 25 तक होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बातें भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में समाविष्ट होंगी? भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां, भारतीय कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी धारण, विदेशी कंपनियों द्वारा अनन्य रूप से वित्त पोषित कंपनियां, पोर्टफोलियो निवेश। तो चारों सही है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में भारतीय कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी धारक, विदेशी कंपनियों द्वारा अनन्य रूप से वित्त पोषित कंपनियां तथा भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां इत्यादि सम्मिलित होती हैं, जबकि पोर्टफोलियो निवेश इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भौतिक संपदा जैसे कारखानों, भूमि, पूंजीगत वस्तुएं तथा आधारिक संरचना वाले क्षेत्रों में जब विदेशी अपना धन लगाते हैं तो इसे प्रत्यक्ष पूंजी निवेश कहा जाता है। अधिकांशतया इस प्रकार के निवेश बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाते हैं। विज्ञान। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था, जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले। आकाश में सप्तऋषि किसी निश्चित स्थिर बिंदु के परितः घूर्णन करता हुआ दिखाई देता है और यह बिंदु एक तारा है जिसे ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा में होता है, जिसके सापेक्ष अन्य दिशाओं की पहचान संभव होती है। ध्रुव तारे को पीछे रखते हुए आगे बढ़ना हमें दक्षिण दिशा की ओर ले जाता है और बाएं रखकर आगे बढ़ना पूर्व दिशा की ओर ले जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन द्वीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्टा का प्रयोग नहीं कर पाता। स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन द्वीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता तथा बड़े पेड़ जिन्हें हम चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, क्योंकि इन सभी घटनाओं के लिए केशिकत्व मूल रूप से उत्तरदायी है। ग्राफीन आजकल प्रायः सुर्खियों में रहता है, उसका क्या महत्व है?
वह एक द्विआयामी पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम है। वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है। वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है और उसकी चाक्षुष पारदर्शिता उच्च होती है। उसका टच स्क्रीन एलसीडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। ग्राफीन आजकल प्रायः सुर्खियों में रहता है। वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है तथा यह एक द्विआयामी पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम है। उसका टच स्क्रीन एलसीडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तरण के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं? अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन, अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति, अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोट का होना। तो केवल पहला, दूसरा सही है। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना के अवलोकन तथा अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति के पता चलने को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तरण के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोटों को होने एवं क्षुद्र ग्रहों की गति इत्यादि का ब्रह्मांड के विस्तरण के रूप में प्रयोग नहीं होता है। अंतरिक्ष में कई 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाए तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते? पृथ्वी के इर्द गिर्द की ओजोन परत उन्हें बाह्य अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है। अंतरिक्ष में कई सौ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण पृथ्वी के धरातल पर इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी होता है क्योंकि इन प्राथमिक गैसों से ही जीवन की मूल आवश्यकताएं जल, भोजन तथा पर्यावरण आदि की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाता है। हाल में तत्वों के एक वर्ग जिसे दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं कि कम आपूर्ति पर चिंता जताई गई। क्यों? चीन जो इन तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक है द्वारा इनके निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया है। चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली को छोड़कर अन्य किसी भी देश में ये तत्व नहीं पाए जाते हैं। दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण में आवश्यक है। इन तत्वों की मांग बढ़ती जा रही है। तो इसमें से पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। हाल में तत्वों के एक वर्ग जिसे दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं कि कम आपूर्ति पर चिंता जताई गई क्योंकि दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण में आवश्यक है, इसलिए इनकी मांग बढ़ती जा रही है। चीन इन तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा उसने इन तत्वों के निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया है। चीन के इस प्रकार प्रतिबंध लगाने के प्रमुख कारण उसकी बढ़ती हुई आवश्यकताएं तथा उत्पादन की कम मात्रा है। जल शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरण की क्या भूमिका है?
यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय यानी नष्ट कर देती है। यह जल में उपस्थित सभी अवांछनीय गंधों को दूर कर देती है। यह जल में उपस्थित ठोस कणों के अवसादन को तेज करती है, आविलता दूर करती है और जल की निर्मलता में सुधार लाती है। केवल पहला ही सही है। जल शुद्धिकरण में पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरण जल में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म तत्वों को निष्क्रिय यानी नष्ट कर देता है। वायुमंडल में स्थित कतिपय गैसें यथा ओजोन सौरिक विकिरण तरंगों को छानकर ही धरातल पर आने देती है। ये गैसें सूर्य की पराबैंगनी विकिरण को बीच में ही रोक लेती है तथा धरातल को अति गर्म होने से बचाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन ह्रासक पदार्थों के रूप में अर्जित है, उनका प्रयोग सुघट्य फोम के निर्माण में होता है, ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में होता है, कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में होता है, एरोसोल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में होता है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है, दूसरा गलत है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन ह्रासक पदार्थों के रूप में चर्चित है, उनका प्रयोग कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में होता है। एरोसोल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में होता है एवं सुघट्य फोम के निर्माण में भी होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, फ्लुओरीन तथा कार्बन तत्वों के साधारण यौगिक हैं। ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे, ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पन्न किया। एंटी द्रव्य उत्पन्न करने की क्या क्या विवक्षाएं हैं? यह खनिज पूर्वेक्षण और तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना देगा। यह एंटी द्रव्य से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा। यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। तो दूसरा और तीसरा सही है। ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे, ने एंटी हीलियम के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पन्न किया। यह एंटी द्रव्य से निर्मित तारों या आकाशगंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा तथा यह ब्रह्मांड की समझ विकसित करने में भी सहायक होगा। जीवों की निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी। उपर्युक्त में से कौन सा परागणकारी है? केवल दूसरा, मधुमक्खी। परागण वैज्ञानिक अर्थ में वर्तिकाग्र अंडाशय अथवा बीजांड पर परागकण के पहुँचने की वह क्रिया है जिससे गर्भाधान के पश्चात फल व बीज बनते हैं। मधुमक्खी तो परागकारी है ही, साथ ही साथ उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पक्षी भी सामान्य रूप से परागण करते हैं, इसलिए तीनों सही है। चमगादड़ भी कई पुष्पों के परागकारी कारक हैं। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। जीवाणु, कवक और पुष्पीय पादप। उपर्युक्त जीव प्रकारों में से किनकी कुछ जातियों को जैव पीड़कनाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तीनों का।
जीवाणु कवक तथा पुष्पीय पादप को जैव पीड़कनाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैव पीड़कनाशी एक प्रकार के कीटनाशक जो हैं जो जानवरों, पौधों, बैक्टीरिया, कवक आदि से प्राप्त होते हैं, जैसे बैसिलस थुरिजिनेसिस या बीटी, पायरेथ्रिन गुलदाउदी के फूल से प्राप्त, नीम का तेल, ट्राइकोडर्मा कवक से प्राप्त आदि। शरीर में श्वास अथवा खाने में पहुंचा शीशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का योग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? प्रगलन इकाइयाँ, पेन, कलम और पेंसिलें, पेंट, केश तेल एवं प्रसाधन सामग्रियाँ। तो प्रगलन इकाइयाँ और पेंट सही हैं। प्रश्नगत विकल्पों में शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत प्रगलन इकाइयाँ और पेंट हैं। घरों में पुताई हेतु प्रयोग किए जाने वाले पेंट में शीशे की पाई जाने वाली मात्रा मानव स्वास्थ्य के लिए घातक है। वेल्डिंग, रबर निर्माण प्रक्रिया, जिंक एवं कॉपर को गलाने वाली प्रगलन इकाइयाँ वातावरण में शीशे को मुक्त करती हैं। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती हैं। स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। तो केवल दूसरा और तीसरा सही है। स्टेम कोशिकाएं वे विशेष कोशिकाएं होती हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की क्षमता होती है। इन्हें स्तंभ कोशिकाएं भी कहते हैं। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग चिकित्सा थेरेपी के लिए भी किया जा सकता है। प्रत्येक कोशिका स्वयं पूर्ण होती है, वह स्वायत्त है। यह स्वतंत्र रूप से पोषण, श्वसन, वृद्धि, जनन तथा स्वनियमित जैसी क्रियाएं स्वतः कर सकती हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजों की भारत की देन थी? तो तीसरा तो एकदम था। इसमें दिया हुआ है कि कुछ भी, कोई भी नहीं, लेकिन ये वाला तो सही है तीसरा। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन मध्यकाल में ही किया जाता था। युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त पुर्तगालियों द्वारा मुगल सम्राट अकबर के समय में तंबाकू सर्वप्रथम भारत लाई गई थी। अच्छा, ये अंग्रेजों की बात है, मैं तो भूल ही गया था। पुर्तगालियों ने लाया था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? एनबीए जैव चोरी को रोकता है तथा देसी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। एनबीए कृषि पादपों के आनुवंशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षतः मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है। एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है। तो पहला और तीसरा सही है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है। यह प्राधिकरण जैव चोरी को रोकता है तथा देसी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है।
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। भारत में बीटी बैगन के प्रवेशन पर लोगों के विरोध के कारण क्या हैं? बीटी बैगन की रचना इसके जीनोम में मृदा कवक के जीन को प्रवेश कराकर की गई है। बीटी बैगन के बीज टर्मिनेटर बीज हैं, जिसके कारण किसानों को प्रत्येक मौसम के पहले बीज कंपनियों से बीज खरीदना पड़ता है। एक आशंका है कि बीटी बैगन के उपभोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। यह भी चिंता है कि बीटी बैगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव हो सकता है। इस पे तीसरा और चौथा सही है। भारत में बीटी बैगन के प्रवेशन पर लोगों के विरोध करने के मुख्य कारण यह है कि बीटी बैगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा एवं इसके साथ ही यह आशंका है कि बीटी बैगन के उपयोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त किसानों को खेतों में काम करने वाले मजदूरों और अन्य पेड़ पौधों पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बीटी फसलें ट्रांसजेनिक फसलें होती हैं जो पौधों की कोशिका में बैसिलस थूरिजिनेंसिस के समान विष उत्पन्न करती हैं, जिससे फसलों की हानिकारक कीटों से सुरक्षा होती है। पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन सी संभावनाएं हैं जिनके लिए आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है? सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना, उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाना, अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशनों में उन्हें उगने और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सक्षम बनाना, उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। पीड़कों के प्रतिरोध के अतिरिक्त उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाने, सूखा सहन करने के लिए सक्षम बनाने, उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने हेतु सक्षम बनाने इत्यादि के लिए रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थों के निर्माण करने तथा वर्णी लवक में केरोटीन एवं जैंथोफिल वर्णक द्रव्यों का संश्लेषण एवं संचय करने में भी रूपांतरित पादपों का प्रयोग किया गया है। जीवभार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के धारणीय सस्टेनेबल हलों में से एक समझा जाता है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी का उपयोग जीवभार गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। जीवभार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों में केवल हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जीवभार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों को ऊष्मा उत्पादन में सीधे ही उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अंतर्दहन इंजनों में नहीं। तो इसका केवल पहला सही है। जीवभार गैसीकरण को ऊर्जा संकट के धारणीय सस्टेनेबल हलों में से एक समझा जाता है। इस संदर्भ में नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी का उपयोग जीवभार गैसीकरण के लिए किया जाता है। जीवभार गैसीफिकेशन ताप रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ठोस जीवभार ईंधन को गैसी दहनशील ईंधन में परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायु में उपस्थित जलवाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा को संचित करती है। सौर विकिरण के पराबैंगनी अंश को अवशोषित करती है, संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित करती है, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है।
कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% पाई जाती है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। वायुमंडल दाब पर यह 78 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है, जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ का प्रयोग रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायु का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवभार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में, राष्ट्रीय उद्यानों में, रामसर सम्मेलन में घोषित आर्द्रभूमियों में, वन्य जीव अभयारण्यों में। तो राष्ट्रीय उद्यानों में सही है। भारत के राष्ट्रीय उद्यानों में आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवभार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है। भारत में 1983 में नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान की शुरुआत की गई। उद्यान क्षेत्रों में कटाई, चराई तथा आवास को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि को अनुमति नहीं दी जाती, जबकि अभयारण्य में कुछ छूट रहती है। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है: व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है? पोषण चक्रण और फसल परागण। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट के अनुसार पोषक चक्रण और फसल परागण समर्थन सेवा है। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट ने मानव कल्याण के लिए इकोसिस्टम परिवर्तन के परिणाम का आकलन किया। 2001 से 2005 तक दुनिया भर में विशेषज्ञों का काम शामिल किया। उनके निष्कर्ष दुनिया के पारिस्थितिक तंत्रों में स्थिति और रुझानों की एक अत्याधुनिक वैज्ञानिक मूल्यांकन सेवा तथा संरक्षण दिया है। निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण। यही पहला, दूसरा और तीसरा सही है। प्रकृति में विभिन्न जातियों के जीवों का मरना एवं उनके स्थान पर अन्य नवीन जातियों का उद्भव एक सतत प्रक्रिया है। बिना किसी विघ्न वाले पारिस्थितिक तंत्रों में जातियों के विलोपन की दर प्रति दशक एक जाति है। विगत शताब्दी में पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय प्रभाव ने जीवों के विलोपन को बढ़ाया है। वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण इत्यादि कारण हैं जो जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए: समोच्च बांध, अनुपद सस्यन, शून्य जुताई। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपर्युक्त में से कौन सा मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक है? तो तीसरा, शून्य जुताई। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में समोच्च बांध, अनुपद सस्यन और शून्य जुताई तीनों पद्धतियां मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक हैं, परंतु संघ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है। निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए: बांदीपुर, भीतरकनिका, मानस और सुंदरबन। उपरोक्त में से कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित हैं? चारों। भीतरकनिका, कटक, उड़ीसा, कछुआ तथा घड़ियाल के लिए आरक्षित है।
जबकि बांदीपुर कर्नाटक 866 वर्ग किमी क्षेत्र में, मानस असम 2840 वर्ग किमी क्षेत्र में तथा सुंदरवन पश्चिम बंगाल 2585 वर्ग किमी क्षेत्र में बाघ आरक्षित क्षेत्र है। 1 अप्रैल 1973 को भारत में बाघ परियोजना का शुभारंभ हुआ। अब तक देश में कुल 53 बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाए जा चुके हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था? स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। अनुच्छेद 275 का 1 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप अनुच्छेद 243 ए के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप। तो केवल पहला इसमें से सही है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग है के प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था। पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए अलग से एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी अक्टूबर 2010 में अस्तित्व में आ गया। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पांटा को न्यायाधिकरण का प्रमुख बनाया गया। इस न्यायाधिकरण का गठन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2010 के तहत किया गया। यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकेगी। ये भी सही है। ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं कि जल आवश्यकताओं की पूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्री जल को प्रयोग लायक बना सकेगी, भी सही है। हिमालय से उद्गमित सभी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से जोड़ दी जाएंगी, सब सही है। सरकार कृषकों द्वारा भौम जल निकालने के लिए बोरिंग से खोदे गए कुएं और उन पर लगाई गई मोटर और पंप सेट पर वहन किए गए व्यय की पूरी तरह प्रतिपूर्ति करेगी। तो केवल पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है। यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकेगी तथा ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं की जल आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्री जल को प्रयोग लायक बना सकेगी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जल नीति 2002 में उपलब्ध सही और भूजल के उपयुक्त और टिकाऊ उपयोग के लिए समन्वित जल संसाधन विकास सुविकसित सूचना प्रणाली तैयार करने, जल संरक्षण और मांग प्रबंधन, मात्रा एवं गुणवत्ता सहित पर्यावरणीय मसलों इत्यादि पर बल दिया जाएगा। भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उसे इसके लिए कोई फीस नहीं होती। उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। तो पहला और तीसरा सही है। वर्ष 1986 में भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया था।
इसके प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। गड़बड़ी पाए जाने पर उपभोक्ता द्वारा उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यदि वाद के दौरान वादी उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ। सही है। ध्रुपद प्रमुख भक्ति और आध्यात्म का संगीत है। ध्रुपद आलाप मंत्रों के लिए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। केवल दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि पहला गलत है। केवल दूसरा और तीसरा सही है। ध्रुपद की उत्पत्ति संस्कृत के ध्रुव शब्द से हुई है। इसका प्रमाण प्राचीन काल से ही मिलते हैं, जिसके नाट्य शास्त्र तथा भागवत पुराण में भी साक्ष्य मिलते हैं। ध्रुपद गायकों में तानसेन का नाम प्रमुख रूप में लिया जाता है। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में था। अकबर ने जब तानसेन की प्रशंसा सुनी तो अकबर का संगीत प्रेम अपने पर संयम न रख सका। प्राचीन ग्रंथों में लगभग 260 प्रकार के प्रबंधों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से सालग शुद्ध ध्रुव प्रबंध की गान शैली के आधार पर ध्रुपद गायन का विकास हुआ। ध्रुपद गायन शैली का प्रचार बढ़ने से अन्य प्रकार की प्रबंध गायकी लुप्त होती चली गई। अकबर के काल में ध्रुपद गायन की 4 विशिष्ट गायन शैलियाँ प्रचार में थीं, जिनके नाम क्रमशः नौहारवाड़ी, भंडारवाड़ी, गोबरहारी या गोदारी वाड़ी और डागुरवाड़ी। ध्रुपद आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। ध्रुपद प्रमुखतः भक्ति और अध्यात्म का संगीत है। कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम नृत्यों के बीच क्या भेद है? कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता है। पीतल की तस्तरी की धार पर पाद रख नृत्य करने की परंपरा भरतनाट्यम की विशेषता है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में इस प्रकार की क्रियाओं का कोई स्थान नहीं है। केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। भरतनाट्यम मुख्यतः तमिलनाडु का नृत्य है और अब यह अखिल भारतीय स्वरूप ले चुका है। कुचिपुड़ी की जड़ें आंध्र प्रदेश में हैं। भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं होता है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन गधा। महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन गधा संकटापन्न जातियों के संवर्ग में आता है। संसार में जीव जंतुओं की कुछ ऐसी जातियां हैं जो पूर्णतः लुप्त नहीं हुई हैं, परंतु लुप्त होने की कगार पर हैं, जैसे अफ्रीकन हाथी, गिद्ध, शाही, काला हिरन, बारहसिंहा आदि इनमें प्रमुख हैं। कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आम दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभी ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है। कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इसका प्रमुख कारण गोपशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त औषधि डिक्लोफेनाक है। डिक्लोफेनाक दवा के उपयोग के फलस्वरूप पिछले 1 दशक में भारत तथा पाकिस्तान में लगभग 10 करोड़ गिद्ध मारे गए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
काली गर्दन वाला सारस कृष्ण ग्रीव सारस। चीता, उड़न गिलहरी कंदली, हिम तेंदुआ। तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा सही है, दूसरा गलत है। काली गर्दन वाली सारस, उड़न गिलहरी तथा हिम तेंदुआ भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। विश्व में लगभग 15 लाख जीव प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें 2.5 लाख वनस्पति प्रजातियां हैं। विश्व के समस्त जंतु प्रजातियों में 91,212 उभयचर एवं कीट प्रजातियां केवल उत्तर भारत में पाई जाती हैं। चीता एकमात्र ऐसा जानवर है जो वर्तमान समय में विलुप्ति के कगार पर है। भारत सरकार सी बकथोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस पादप का क्या महत्व है? यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है। इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भलीभांति अनुकूलित होता है। इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। भारत सरकार सी बकथोर्न खेती को प्रोत्साहित कर रही है। यह पादप मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है तथा इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भलीभांति अनुकूलित होता है। यह मुख्यतः लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश आदि में उगाया जाता है। इसके उच्च पोषकीय मान के अलावा औषधीय एवं आर्थिक लाभ भी हैं।